हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन माइनर 2 जिसका टेस्ट सॉल्यूशन है उसके बारे में चर्चा कर। और जितने भी आपके पेपर होंगे सारा का सारा अपन 360 डिग्री एनालिसिस उनका करने वाले हैं साथियों। एक पहला जो पेपर हो चुका है उसका अपन बाद में करेंगे, पहले अपन दूसरे वाले का करते हैं आज। तो आज का पहला सवाल आ जाता है, देखो, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प आ जाता है कि इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग झारखंड में किया। ये बात सही आती है। दूसरा कथन बात करते हैं, इस अभियान में भारत सरकार के 17 मंत्रालयों की 27 योजनाओं को शामिल किया गया है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। गलत क्यों आती है? क्योंकि इस अभियान के अंदर से कितनी हैं? 25 योजनाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें से कथन एक तो सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ये वाला सही रहेगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 12 अक्टूबर को किसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो याद रखना उनका सही आंसर रहता है विजय किशोर राहटकर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ओडिशा को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। पदक विजेता पैरा ओलंपिक खिलाड़ी व उसके संबंधित जो खेल हैं उनके बारे में बात की गई है और साथ में इसमें पूछा कि असुमेलित युगम बताना है। तो असुमेलित युगम के बारे में बात करें तो नीतीश कुमार का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, अरविंदर सिंह का है, ये यहाँ पर किया जाता है, हरविंदर सिंह का है तीरंदाजी से। ये याद रखना किससे आ जाता है? तीरंदाजी से। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत आ जाता है। अजीत सिंह का भाला फेंक से है, योगेश कथुनिया का है डिस्क थ्रो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वरुण अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह भारत और फ्रांस वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। तो याद रखना भारत और फ्रांस का तो है लेकिन यह वायुसेना का नहीं है। तो किसका जाता है? नौसेना का है। किसका है? नौसेना का ये अभ्यास आपको देखने को मिलेगा। इसका 22वां संस्करण है। ये 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर 2024 तक को भूमध्य सागर में हुआ था। ये बात यहाँ पर सही आती है। और ज़्यादा बात करें तो इस अभ्यास के अंदर से जो भारत नौसेना के INS कौन सा आता है? INS आता है, INS तबर। और दूसरा जाता है कौन सा? विमान का नाम याद रखना, बोइंग। कौन सा आता है? बोइंग P-81। इनके द्वारा भाग लिया गया था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सेकंड सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस योजना को बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के साथ ही दीर्घकालीन धन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना की जो शुरुआत होती है ना वो 24 सितंबर को होती है। 24 सितंबर कब? 24 सितंबर के बारे में बात करें तो 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली से इस स्कीम को स्टार्ट किया जाता है। और इस स्कीम के उद्देश्य के बारे में बात करें तो वात्सल्य स्कीम के द्वारा माता पिता पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के साथ में ही दीर्घकालीन धन सुनिश्चित करने की अनुमति देती है। पात्रता के बारे में बात करें तो 18 वर्ष तक की आयु के सभी नाबालिग नागरिकों के खाते खोलने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, और प्रावधान क्या रखा गया है कि मिनिमम जो है आपका कितना होना चाहिए? 1 साल का 1000 रुपये डिपॉजिट होना चाहिए उस खाते के अंदर से। आगे बात करते हैं साथियों, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सेमिकॉन इंडिया का जो उद्घाटन किया गया ना साथियों वो किया गया ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2022 के लिए किसे 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? इसका जो सही आंसर आ जाता है वो भुवनेश्वर में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि देश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता का 10 अक्टूबर 2024 तक 200 गीगावाट से ऊपर आकलन किया गया। ठीक बात है। अक्षय ऊर्जा की यह क्षमता देश की कुल स्थापित क्षमता का
46.3% है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्षय ऊर्जा की सूची में राजस्थान 29.98 गीगावाट उत्पादन के साथ में शीर्ष राज्य है, ये बात भी सही आती है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चारों के चारों। नेक्स्ट बात करते हैं, रीजनिंग का सवाल आता है साथियों। तो सवाल दिया गया है, देखो $P बराबर दे रखा है P² प्लस Q² माइनस का PQ, और दोबारा से दूसरा दे रखा है P@Q बराबर PQ माइनस P माइनस Q दे रखा है। तो इसका मान इसके द्वारा पूछा गया है। तो पहले अपन किस में लगाएंगे, ये वाला नियम लगा देंगे। इसके अंदर से क्या किस प्रकार से करेंगे, तो देखो 3 गुणा 6 आ जाता है, 3 गुणा 6 आ गया, माइनस का 3 माइनस का 6 आ जाता है, ये इसके साथ में सोल्व हो गया। जब इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी ना साथियों, वो कितनी आ जाती है, वो आ जाती है $9.4 आ जाती है। इस वाली कंडीशन के अंदर से अपन अप्लाई करेंगे तो 9 का कितना आ जाता है 36, और फिर बात करें तो 9 का आ जाता है 81, 4 का जाता है 16, और फिर माइनस का कितना जाता है, इधर बात करें तो P और 9 चौक 36 आ जाता है, माइनस का 36। तो आंसर जो आपका निकल कर आएगा वो 61 निकल कर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भाग का जो अर्थ है वो माइनस है, माइनस का अर्थ है वो प्लस है, प्लस और गुणा का अर्थ है वो भाग है, और प्लस का अर्थ है वो गुणा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो इस समीकरण के अंदर से जब ये वैल्यू चेंज जो है साइन चेंज करते हैं तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद के बारे में बात करनी है तो किस प्रकार से आपका कौन सा आंसर निकल कर आएगा, वो आएगा स्वतंत्र। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर एक दिया गया है, नीचे दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी प्रणाली का पालन करते हुए तीसरे समीकरण को आपको हल करना है। सीधी सी बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार से हल किया गया, देखो साथियों, पहले अपन इसको सोल्व करके देखते हैं। जैसे 3 गुणा 9 आ जाता है, और प्लस का 1 आ जाता है, और बटे 2 आ जाता है। तो यहाँ पर 14 आ रहा है ना, ये कितना जाता है, ये जाता है 9 3 27, 27 और 1 28 बटा 2 आता है, तो ये 14 आ गया। तो कौन सा लगाया, ये वाला लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, संलग्न चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 625 रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित समीकरण को समतुल्य बनाने के लिए इसमें किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना वो दूसरे वाला आएगा। किस प्रकार से आएगा, देखो 7 आ जाता है, 7 को मल्टीप्लाई 3 कर दिया गया, माइनस का यहाँ पर भाग के साथ में चला जाता है, प्लस आ गया 5, और माइनस का जाता है 2 बराबर, आप इसको 6 कर सकते हो, ये आंसर आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी प्रणाली का पालन करते हुए तीसरे समीकरण को हल कीजिए। पहला कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, देखो इसके अंदर से किस प्रकार से लिखा गया है। जैसे 83 यहाँ पर दिखा रखा है 38, तो 38 को इसने उल्टा लिख दिया, 83 लिख दिया, और फिर 47 से 47 को इसने उल्टा लिख दिया, 74 लिख दिया। सेम अपन इसको फॉलो करते हैं तो इसका अंदर से आंसर कौन सा जाता है साथियों, वो आता है, ये देखो अपन ये आ जाता है, तो 92 है, 92 को अपन लिख सकते हैं 29 और 02। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या की जो वैल्यू आएगी वो 131 आएगी साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि प्लस से अभिप्राय गुणा है और गुणा से अभिप्राय माइनस और भाग से अभिप्राय है प्लस और माइनस से अभिप्राय है भाग, तो अपने को इस समीकरण का वैल्यू बतानी है। इसमें करना कुछ नहीं है, जो साइन दे रखे हैं ना उन्हीं को चेंज करना है। जैसे 225 आ गया, 225 फिर माइनस का कितना दे रखा है, माइनस का दे रखा है, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर 25 आ जाता है, और फिर भाग का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है साथियों, तो यहाँ पर कितना जाता है 11, और दोबारा से भाग का जो अर्थ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और फिर प्लस का जो साइन है वो आ जाता है मल्टीप्लाई का, कितना जाता है 4 आ जाता है, और फिर मल्टीप्लाई का जो साइन है वो माइनस का कितना जाता है साथियों, यहाँ पर ये माइनस का 5 आ जाता है, और साथ में दे रखा है माइनस का कितना है, वो माइनस से कितना इसमें चेंज हो जाएगा, माइनस से अभिप्राय है भाग का, तो ये 7 आ जाता है। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये 35 आएगा, और 35 में 7 का भाग दोगे तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों को में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। इसके अंदर से ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। जैसे ए के अंदर से आपने 3 ऐड किया, डी आ गया, डी में आपने 3 ऐड किया, कितना आ गया, जी आ गया। वैसे अपन बात करें तो डी के अंदर से आपने 3 ऐड किया,
3 नहीं करना, अब की बार 5 ऐड करना है। तो 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाता है, आई आ जाता है, और आई में 5 और ऐड करोगे तो क्या आ जाता है, एन आ जाता है। अब दोबारा से किस में करना है, आई आ गया, आई के अंदर से आपको क्या करना है, 7 ऐड करना है। 7 ऐड करने के बाद में कौन सा आ जाता है, पी आ जाता है। पी में दोबारा से आपने 7 ऐड किया तो क्या आएगा साथियों, डब्लू आएगा। तो डब्लू आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक काल्पनिक भाषा में अंकों को इस प्रकार से दे रखा है, 0 से लेकर 9 तक को क्रमशः इस प्रकार से लिखा गया है, तो प्रतिस्थापित किया जाता है तथा 21 को एनएम लिखा जाता है, तो इसका वैल्यू आपको बतानी है। मतलब जहाँ पर एस की जगह जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर रख सकते हो, और रखने के बाद में जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आ जाता है OLR आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न समीकरण में किन संख्याओं को चिन्ह को स्थानों को परस्पर बदल देने दिया जाता है तो समीकरण संतुलित हो जाता है। तो साथियों इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 4, 8 माइनस और मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर दे रखा है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। सी की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। एच की कितनी आती है, 8 आती है। और आर की कितनी आती है, 18 आती है। और इधर एम के बारे में बात करें तो 13 आ जाती है। और ई के बारे में बात करें तो कितनी आती है, 5 आती है। तो इसके अंदर से आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, जैसे 5 है, इस 5 का डबल आपने कर दिया, 10 हो गया। 10 में आपने 8 जोड़ा, 18 आ गया। सेम अपन इसमें अप्लाई करते हैं। एच की वैल्यू है 8 आ जाती है, और एल की वैल्यू में बारे में बात करें 12 आ जाती है। जे में आ जाती है 10 आ जाती है, और एन में 14 आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बी। बी का मान कितना होता है, 2, और 2 में आपने इसको डबल कर दिया तो कितना आया, 4 आया। तो 4, 10 में से 4 आपने ऐड किया तो यहाँ पर 14 आ जाता है। इसी प्रकार से 8 में से 4 जोड़ दो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समीकरण को सही क्रम के लिए इनके किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ना वो आ जाता है, माइनस और भाग के साइन को चेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाता है, प्लस का 7 आ जाता है, 7 के बाद में 9 आ जाता है। कितना आ जाता है साथियों, 7 आ गया, 7 के साथ में मल्टीप्लाई 9 आ गया। भाग के साइन को आपको माइनस में चेंज करना है, 60 आ जाता है, और भाग आ जाता है 5, बराबर का 83 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या के बारे में बात करें तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 20। कितना आएगा, 20। नेक्स्ट बात करते हैं, 7 गुणा 3 भाग 8 का मान 80 है, तो 8 भाग 2 गुणा 9 का मान अपने को बताना है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसके अंदर से कॉन्सेप्ट हमने लगाया, 7 प्लस का 3 और गुणा 8 लगा दिया, 10 गुणा 8 आ जाता है तो 80 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पर अप्लाई कर देता हो ना तो आपका मान आ जाता है। जैसे 8 आ गया, और भाग के साइन को आपने क्या चेंज किया था, भाग के साइन को आपने किया था मल्टीप्लाई में, 2 आ जाता है। और मल्टीप्लाई को आपने चेंज किया, किससे किया था, 9 से चेंज किया था। तो इसके अंदर से जो आंसर निकल कर आएगा वो इधर आ जाता है, 16 प्लस का 9, 25 आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो किसकी आ जाती है साथियों, यहाँ पर अपन बात करें ना साथियों, तो देखो 24 भाग 8 माइनस का 4 प्लस का 5 और मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाता है, और बराबर अपने को 14 रखना है। तो देखो किस प्रकार से आएगा, जब इसको से आप डिवाइड करोगे तो 3 आ जाता है, माइनस का 4 और प्लस का 15 आ जाता है। तो 18 माइनस का 4 रखोगे तो आपका कितना आएगा, 14 आ जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना है। तो किसके अंदर से आपने अप्लाई किया, ये वाले पे। नेक्स्ट बात करते हैं, दिए गए चिन्हों में लुप्त पद बताना आपको, दिए गए चित्र में लुप्त पद बताना है। तो साथियों इसका जो आंसर आएगा ना वो आ जाता है 18। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी गणना आपको करनी है, सीधा सा सवाल आ जाता है, 3/5 आ जाता है। 3/5 के साथ में 25/7 रख लिया और 35/5 रख लिया। इसको जब आप काटते हो तो जब ये 5 से कट जाता है, ये 7 से कट जाता है, और फिर ये 5 से कट जाता है, तो टोटल आपके पास में जाता है, या फिर इसको कह सकते हो 26/25 बटे आ जाता है 175। तो यहाँ पर आपके जो पास में जो मान आएगा वो 15 आ जाता है, और 15 यहाँ पर है नहीं, तो किस प्रकार से 30/2 का मान भी क्या होता है, 15 होता है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई हैं, इसी आधार पर हल न की गई समीकरण का सही उत्तर आपको ज्ञात करना है।
यहाँ पर अपने पास में ये दे रखा है, कुछ नहीं करना साथियों, जो 4 है इसको 4 को पहले रख दिया गया, 4 और 7 का स्क्वायर कर दिया गया, 49 आ गया, और 8 का 8 रख दिया गया। सेम कॉन्सेप्ट अपने को इसमें अप्लाई करना है। 9 पहले रख दिया गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और बाद में अपने को 4 रख दिया गया। ऑप्शन नंबर कौन से में जाता है? ऑप्शन नंबर पहले में ये अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो? जैसे 5 आ गया, 5 के बाद में 39 आपने ऐड कर लिया, और 8 यहाँ पर आपने ऐड किया, तो ये कितना आया? ये आ जाता है साथियों, वो आ जाता है 52। फिर बात करें 22 प्लस का 13 आ जाता है 35, ठीक है। और इधर बात करें तो 52 प्लस का 20 बराबर कितना जाता है? 72। आपका आंसर आ जाता है ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। वैल्यू चेंज करने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं है, जिस प्रकार से जैसे आपने पास में आप क्या क्या दे रखा है, देखो इधर बात करते हैं, यहाँ पर 51 दे रखा है, और माइनस जो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बता रखा है इसने? मल्टीप्लाई का अर्थ आ जाता है भाग, तो यहाँ पर मैंने भाग रख दिया। फिर 3 रख दिया, 3 के साथ में आ जाता है 4 आ जाता है, 4 के साथ में माइनस, और माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या बता रखा है? प्लस बता रखा है साथियों। कितना बता रखा है? प्लस बता रखा है। 4 आ जाता है, 4 आ गया, 4 के बाद में आ जाता है 6 आ जाता है, माइनस का 2 और प्लस का 3 आ जाता है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 75। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न व्यंजक को हल करें। सरल सा सवाल आ जाता है साथियों, ज़्यादा कुछ है खास है नहीं इसके अंदर से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 19। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी निश्चित पैटर्न 38 गुणा 15 बराबर 32 है, 62 गुणा 91 बराबर 7 है, तथा 74 गुणा 81 बराबर 29 है, उसी पैटर्न में 47 गुणा 33 का मान इससे पूछा गया है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसके अंदर से अप्लाई नहीं करना, पहले अपन इसी को पकड़ते हैं। जैसे 38 दे रखा है, क्या दे रखा है? 38 गुणा 15 दे रखा है, और आपके पास में 32 दे रखा है। क्या कर सकते हो, इस 38 को आपने 83 लिख देना है, और माइनस का रखना है आपको यहाँ पर 51, तो कितना आ जाता है साथियों? 32 आ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट को आपको इसमें अप्लाई करना है। किस प्रकार से करोगे? यहाँ पर आपके पास में दे रखा है 74 और मल्टीप्लाई 33 दे रखा है, इसके बारे में इसने पूछा गया। किस प्रकार से करोगे? इसको 74 कर दिया गया, माइनस का 33 यहाँ पर कर दिया गया, आपका जो आंसर आएगा वो 41 आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सरल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें से किस प्रकार से दे रखा है? देखो 8 6 5 दे रखा है, और 9 दे रखा है, और साथ में 712 दे रखा है। किस प्रकार से कर सकते हो? कुछ नहीं करना, एक तरफ यहाँ पर जोड़ दो और एक तरफ इनको जोड़ दो। जैसे 8 प्लस का 6 प्लस का 5 और माइनस का कर दो 7 प्लस का 1 प्लस का 2, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। सेम अपन इसी को अप्लाई करते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7, ठीक है। किस प्रकार से? 9 प्लस का 8 प्लस का 2 माइनस का 5 प्लस का 4 प्लस का 3 बराबर कितना आता है? 7 आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 6 है, 4 बराबर 8 है, और प्लस बराबर माइनस है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ पर ये दे रखा है, तो देखो किस प्रकार से इसको हल कर सकते हो। 4 का मान कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, 8 आ जाता है। 8 के बाद में 1 का मान आपका 2 आ जाता है, और प्लस का जो साइन आ जाता है वो माइनस आता है, और 6 का वैल्यू जो है वो 3 की वैल्यू है वो 6 आ जाती है साथियों, तो 6 आ गई। 4 की वैल्यू 8 आ जाती है, और माइनस आ जाता है। और इधर बात करें 13 का, 13 के अंदर से 2 आ जाता है, और ये आ जाता है 6। जब इसको आप हल करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 12, तो ये ऑप्शन नंबर 4 वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसके अंदर से कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे? देखो 6 और 3 आ जाता है, तो 6 और 3 को किस प्रकार से जोड़ोगे? 6 और 3 आ जाता है 9, एक देख लिया, और 12 में से 5 घटा दो। क्या घटा दोगे? 12 माइनस का 5 बराबर आ जाता है 7, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 63 आता है, ठीक है। कितना आता है? 63 आता है। सेम अपन इसमें अप्लाई करते हैं, 11 माइनस का 6 आ जाता है, तो कितना आएगा? 5 आ जाता है, और 8 प्लस का 5 आ जाता है, तो साथियों कितना आएगा? 13 आ जाता है। 13 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पास में जा जाता है 13 पंजू 65 आता है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ प्रतीकों और अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है कि जैसा नीचे दिखाया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से बता रखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजक रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा, आप रख कर देख लेना इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं, गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुनें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, वो रहेगा तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसके बारे में वैल्यू पूछी गई है। इसको किस प्रकार से दे रखा है यहाँ पर ये नहीं पता आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सरल सा सवाल अपन करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है 7 9 और 10 दे रखा है। 7 9 10 के बारे में बात करें तो देखो 7 प्लस का 9 और माइनस का 10 आ जाता है, तो ये 16 माइनस का 10, ठीक है, और 6 प्लस का 2 और कर दो, यहाँ पर 8 आ जाता है।
और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अपन इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कितने समय में 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये का मिश्र धन 81 रुपये हो जाएगा। सरल सा सवाल है गाइज, इसके अंदर से किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो पहले बात करें एसआई के बारे में। एसआई किस प्रकार से निकाल सकते हो, 81 रुपये है, 81 रुपये में आपने 72 रुपये निकाल दिए तो 9 रुपये आपका एसआई आ जाता है। ठीक है, अब क्या करते हो, एसआई का फॉर्मूला पीआरटी वाला अप्लाई करते हो तो इसके अंदर से क्या जाता है, एसआई बराबर आ जाता है पीआरटी अपॉन का 100 आ जाता है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। समय पूछा गया तो किस प्रकार से निकाल सकते हो, यहाँ पर आ जाता है ये इसी के अंदर से फॉर्मूले में आपके पास में एसआई की जो वैल्यू है 9 आ जाती है, आर की वैल्यू आपके पास में है, सारे का सारा सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए 9 गुणा 100/72 गुणा, और ये 6.5% है तो इसको 6.5% को आप किस प्रकार से लिखते हो, 6.5 लिख सकते हो। तो जो आपका वैल्यू आएगी ना वो आएगी 1.923 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है तो इसका आंसर कोई भी नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। तो इसका अंदर से बात करें, देखो साथियों एसआई बराबर आ जाता है पी का कितना 2/5 गुणा, ये यहाँ पर दिया गया है। टी आपके पास में 10 वर्ष दे रखा है, कुछ नहीं है। ए के बारे में अपन बात करें तो ए के बारे में पी और साथ में जाता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन का जाता है 100। ए की वैल्यू आपके पास में दे रखी है, ए की वैल्यू कौन सी दे रखी है साथियों, उसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर दे रखी है 2/5 पी दे रखा है, पी इंटू आर, ठीक है, और साथ में बात करें इंटू दे रखा है कितना 10 दे रखा है, बटे आ जाता है साथियों यहाँ पर कितना जाता है 100 आ जाता है। साधारण ब्याज के बारे में इसने पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर से पी से पी कट जाएगा, आर अपने को पूछा गया है तो 2/5 यहाँ पर रहेगा, 2/5 बराबर क्या जाता है आर बटा कितना आएगा 10 आ जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी आर की जो वैल्यू निकलेगा ना साथियों वो 4% रखेगी, कितने रखेगी 4%। नेक्स्ट बात करते हैं, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज का सवाल है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर से है नहीं। देखो 7 वर्ष के अंदर से वो कितनी हो रही है 2p हो रही है, ठीक है, इसको माना गया है। और यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं 2p बराबर p प्लस का जाता है पी आर, और टी कितना दे रखा है 7 दे रखा है, 7/100 दे रखा है। और इसके अंदर से जो आपकी p की वैल्यू निकल कर आएगा ना साथियों वो आएगी 7PR/100 आएगी, कितनी आएगी 7PR/100 आ जाती है। ये तो 2 गुना पर अप्लाई होता है। अब बात करते हैं वो 4 गुना पर कितने वर्ष के अंदर से होता है। तो देखो 4p बराबर आ जाता है p, और p इंटू 100/7 आती है। इसको जब आप काटोगे ना साथियों देखो p से p कट जाएगा और r बराबर कितना जाता है 100/7 आती है। तो ये 100/7 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया गया। साथ में बात करें तो t आ जाता है और इंटू 100 आ जाता है। जब इसको आप हल करते हो काटते हो तो आपके पास में आ जाता है 3 बराबर t/7 आ जाती है। तो t बराबर आपके पास में आ जाता है 7 ये 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा साथियों, चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर आपसे पूछी गई है। कुछ नहीं है गाइज, एकदम सरल सा सवाल है। ऐसा ही बराबर कितना है 25/16 p बता रखा है। आर के बारे में बात करें तो टी आ जाता है। आप क्या जानते हो, आप जानते हो 25p, सॉरी यहाँ पर दे रखा है 25/16 दे रखा है, 25/16 p दे रखा है, इधर PR, और दोबारा से बात करें तो r आ जाता है बटे 100 दे रखा है। इधर जब इसको r ये p से p कैंसिल हो जाता है तो 25/10 आ जाता है, और इधर r² बटे 100 आ जाता है। जब इसको आप काटते हो तो r² की जो वैल्यू निकल कर आएगी ना वो कितनी आएगी 156.25 आएगी। कितनी आएगी 156.25 आ जाती है। ये r² की वैल्यू है। जब r² के अंदर से आपको नॉर्मल में r में चेंज करना है तो 12.5 आ जाती है, और 12.5% कौन सी है 12.5% का मान हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड वाला इसके अंदर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, उसका मूलधन आपसे पूछा गया है।
क्या क्या पूछा देखो, अब इसके बारे में अपन सरल सा सवाल हल करते हैं इसको। 12% है, मतलब 12.5 दे रखी है, 12.5 के अंदर से आपने 10% घटा दिया, कितना आया 2.5% इसके अंदर से आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। ऐसा ही बराबर आप क्या जानते हो, PRT जानते हो, PRT बटा 100 आ जाता है। यहाँ पर SI की वैल्यू कितनी है 1250 आ जाती है, 1250। P के बारे में बात करें तो P आपके पास में नहीं है। R की वैल्यू आपके पास में बात करें तो 2.5 आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर 100 दे रखा है। और इसने क्या पूछा है, 1 वर्ष के बारे में पूछा, वार्षिक आय के बारे में, तो अपने को T का मान है वो आपके पास में 1 आ जाता है, ज़्यादा कोई खास है नहीं इसके अंदर से। तो 1250 है तो 100 जीरो 2 जीरो इधर आ जाते हैं और यहाँ पर आ जाता है 2.5 और ये आ जाता है P की वैल्यू। तो P की जो वैल्यू आपके पास में आएगी ना साथियों, वो आएगी 50,000 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं, A ने B को 2500 रुपये तथा B उसी समय C को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद A को B और C को कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो C को उधार दी गई राशि से पूछी गई है। एकदम सरल सा कॉन्सेप्ट लगाना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर से। SI का फॉर्मूला आप जानते हो, PRT क्या जानते हो, PRT बटे 100 जानते हो, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो B का ब्याज आपके पास में यहाँ पर दे रखा है। B के ब्याज के बारे में बात करें तो कितना जाता है 2500 और 4/100 आ जाता है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाता है 700। और यहाँ पर दे रखा है B और C के बारे में। B और C के बारे में बात करें तो कितना जाता है साथियों, C का निकालोगे तो क्या आएगा 1120 में से आपने 700 घटा देना है तो 420 आ जाता है। 420 के बारे में बात करें तो बाद में क्या आएगा 420 इंटू 100/7 गुणा 4 आ जाता है, जो आपके पास में यहाँ पर दे रखा है। जब इसको काटोगे तो कितना जाता है, ये इससे कट जाएगा तो आपके पास में आंसर आएगा 1500 रुपये। कौन सा आएगा 1500 रुपये, ये ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष और अधिक वर्षों के बाद में 1020 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि आपसे पूछी गई है। ठीक है, 2 में कितनी बता रहा है, 2 में 720 बता रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 के बारे में बात करें तो देखो 5 और 2 ये 7 जुड़ जाता है ना, तो 7 के बारे में कितने बता रहा है, ये 1020 बता रहा है। 5 साल का आपको निकालना है तो 5 साल के बारे में बात करें ना साथियों, तो कितना आ जाएगा 1020 के अंदर से 720 निकाल दो तो कितना आएगा 300 रुपये आपके यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी के अंदर से 1 के बारे में बात करें तो 300/5 आता है तो कितना आएगा 60 आ जाता है। और 2 साल के बारे में पूछा है तो 60 गुणा 2 आ जाता है तो 120 आ जाता है। अब बात करें तो कुल कितना है, कुल आ जाता है साथियों 720 आता है। 720 के अंदर से 120 घटा दो, 720 माइनस का 120 घटाया तो आपके पास में आंसर आया 600 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 वाला, सेकंड वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी। ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर से आपको लगाने नहीं है। पहले बात करें तो आपके पास में जो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 रुपये दे रखी है साथियों। ठीक है, तो आपके पास में 4 वर्षों के अंदर से कितना हो रहा है 480 हो रहा है, तो 480 के अंदर से 400 आपको घटा देना तो 80 रुपये का आपको क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। आप फॉर्मूला क्या जानते हो SI का, PRT वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, PRT बटा 100 लगा दिया। PRT 100 लगाया तो 80 आ जाता है, तो 80 के बारे में बात करें तो 400 आपके पास में ये आ जाता है। R की वैल्यू आपके पास में नहीं है तो R को R पड़ा रहने दो, जो T की वैल्यू है वो 4 आ जाती है बटा 100 आ जाती है। यहाँ पर R की वैल्यू आपके पास में कितना आ जाती है 5% निकल कर आ जाती है। अब बाद में बंदा बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर कितने परसेंट बढ़ा रहा है, 2% बढ़ा रहा है, मतलब 5% की जगह वो कितना कर रहा है 7% कर रहा है। 7% जैसे उसने की तो आपके पास में फॉर्मूला लगाना है 400 गुणा 7 गुणा 4/100 आ जाता है, तो ये 112 आपके पास में ही आ जाता है। तो पहले कितना था 400 था और इसमें 112 और ऐड कर दो तो कितना आएगा साथियों, इसके अंदर से आता है 512। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% और शेष का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों बाद कुल ब्याज 440 रुपये और उपयुक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपये निम्नलिखित में से अनुपात में आपको बांटनी है। ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। x + y बराबर आपके पास में मान लिया कि आपने 5,000 रुपये दे रखे हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। 2 साल बाद में बात करें तो 440 यहाँ पर ये वर्दी हो रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन साथियों इधर
पहले बात करते हैं, एक 4% का है और दूसरा है 5% का। एक तो 4% है, दूसरा 5% यहाँ पर दे रखी है। तो पहला बात करते हैं 4% का। एक को मैंने x की जगह मान लिया, 1 4 और साथ में ही 2/100 आ जाता है। और प्लस का इधर बात करें तो साथियों कितना आ जाता है y, और y को 5 और 2 आ जाता है बटे 100 आ जाता है। इसके इक्वल टू कितना है 440 आ जाता है। जब इसको आप सोल्व करते हो तो इसका जो आंसर निकल कर आता है 8x प्लस का 10y, 8x प्लस का 10y बराबर आता है 440 रुपये। सॉरी 440 के साथ में 0 और ऐड हो जाता है। और जब इसको कॉमन ले ला कर जब काटते हो तो आपके पास में वैल्यू बचती है 4x प्लस का 5y, 4x प्लस का 5y बराबर आ जाता है 22 ये आ जाता है। तो देखो दो इक्वेशन आपके पास में बन गई, एक तो ये बनी थी पहले और एक दूसरी बन जाती है 4x प्लस का 5y बराबर 22,000 वाली। तो इसको जब आप सोल्व करते हो ना तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 3,000 आती है और y की जो वैल्यू आती है वो 2,000 आ जाती है। जब इसका अनुपात निकालते हो तो 3:2 आपके पास में प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ये वाला सही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं साथियों, कोई धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1,352 रुपये हो जाएगी। कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, सीधा सा फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला आप जानते हो क्या है, ए बराबर आ जाता है P1 प्लस का R/100। देखो मैं ट्रिक से भी करवा सकता हूँ पर ट्रिक वहाँ पर काम आएगी नहीं। तो फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग लास्टिक तक आपको याद रहता है, तो इसलिए फॉर्मूले से करना ज़्यादा बेटर रहेगा पटवार जैसे एग्जाम के अंदर से। ठीक है साथियों, ए की वैल्यू कितनी है 1,352 आती है। 1,352 के बारे में बात करें तो पी आ जाती है, और 1 के बारे में कितनी है 4% दे रखी है, क्या ये दे रखी है 4% बटे 100 आ जाता है, और यहाँ पर एन आ जाता है। एन की वैल्यू कितनी है साथियों 2 आपके पास में दे रखी है। इसको जब आप हल करते हो तो आपके पास में आंसर आता है 1,250। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है और वह राशि अपने 8 गुणी उसी ब्याज की दर से निम्न में से कौन से समय में हो जाएगी। सवाल बात करें तो दो तरीके से हो सकता है। जैसे आपके पास में 100 रुपये हैं, 100 रुपये के बारे में बात करें तो ये कितने वर्षों में दोगुनी हो रही है 4 वर्षों में दोगुनी हो रही है। कितने में हो रही है 4 वर्षों के अंदर से। और फिर बात करें तो 4 वर्षों में ये दोबारा से दोगुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाती है 4 वर्ष। अब ये दोबारा से 4 वर्षों में कितनी हो जाती है अपनी दोगुनी हो जाएगी 8 वर्ष, 800 हो जाएगी। तो अपने से 8 गुणा हो रही है ना, अपने से जैसे 100 से 800 हो गई तो कितने वर्ष का समय लिया 4 ये आ गया, 4 ये आ गया और 4 ये आ गया। तो किस प्रकार से इसको कर सकते हो, तो 12 वर्ष का आंसर आता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है साथियों ये 1,33,100 रुपये मूल्य है वो एक भवन का है, और आ जाता है 72,900 रुपये है वो ज़मीन का बनवाया है, ज़मीन के ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर से 10% से बढ़ रहा है 10% से घट रहा है। इसके बारे में जब बस उस समय को ज्ञात करना है कि दोनों का जो वैल्यू है वो समान हो जाए। सरल सा सवाल है गाइस, अपन ज़्यादा कर नहीं करने। P1 और P2 आपको पता है। P1 की वैल्यू में बात करें तो 1,33,100 रुपये आपके पास में दे रखे हैं। ठीक है, P2 की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 72,900 रुपये। और R के बारे में R1 और R2 की वैल्यू है, एक में 10% प्लस और एक में 10% क्या है माइनस आ जाती है। क्या जाती है माइनस आ जाती है। आगे बात करते हैं, देखो किस प्रकार से यहाँ पर अपन बात करें तो 1,33,100 रुपये आपने लगाए, इधर आ जाता है कितना 10% इसमें बढ़ोतरी हो रही है तो 110/100 आ गया। ठीक है, एन आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। इधर बात करें तो आ जाता है कितना 72,900 रुपये है। 72,900 रुपये है तो इधर कितना आ जाता है 10% की कमी हो रही है तो वो 90 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। एन का आपको नहीं पता है। जब इसमें काट छाँट करते हो तो ये 100 से 100 उड़ जाता है, इधर 100 से इधर कट जाता है। तो इसके पास में जो लास्ट में जो आपका आंसर बचता है 11/9 और एन बचता है। और इधर बात करें तो कितना आ जाता है साथियों, ये आ जाता है 1,331 बचता है और नीचे बचता है 729। ये किसी का आपको क्यूब लग रहा है क्या 1100, ये 11 का लग रहा है और ये नीचे वाला 7 का लग रहा है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3। जब ये दोनों बराबर हो गए तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 3 वर्ष आपके पास में आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, चौथा सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि 1,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर 10 रुपये हैं। वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी है। फॉर्मूला आपको पता है, डी बराबर क्या जानते हो, डी बराबर जानते हैं पी और साथ में जानते हैं R² R/100 का होल स्क्वायर जानते हो। फॉर्मूले के अंदर से आपको वैल्यू पुट करनी, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो R² आपको निकालना है तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर आ जाता है। 100 का स्क्वायर के साथ में 10% आपके पास में अंतर दे रखा है, डी की वैल्यू है 10 ठीक है, और साथ में दे रखा है इधर उस वाले का स्क्वायर कर दिया आपने। ये 1,000 कहाँ से आएगा, ये आपके पास में वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर से आप काट दो तो आपके पास में जो आर की वैल्यू आएगी ना साथियों वो 10% आएगी। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं
किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। पहले अपन देखो क्या करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस आपको मिलेगा, डी की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी साथियों, वो 9 आ जाती है। कितनी आ जाती है, 9 आ जाती है। और अब इसके बारे में क्या है, 2 वर्ष के बारे में पूछा गया है और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो 9 आ जाता है अपॉन का साथ में इजिकल टू 6000 आ गया, 6000। ये पी आर की जो वैल्यू आती है वो आती है, फिर बाद में आर आ जाता है और बटे 100 आ जाता है। तो आर के बारे में जो वैल्यू आएगी वो ना साथियों 15% आएगी। कितना आएगी, 15%। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट कौन सा जाता है, एक दे रखा है कि माना कि मूलधन पी आर, दर है वो R% है और समय टी है और सरल ब्याज एस दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज सी, तो निम्न संभावनाओं पर विचार करते हुए उत्तर आपको देना है। तो इसमें 2 संभावनाएं हो सकती हैं, तो ये संभावना हो सकती है और दूसरा बात करें तो दूसरी संभावना कौन सी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इसमें से सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा। कभी भी जो है चक्रवर्ती ब्याज है वो क्या नहीं हो सकता आपसे जो SI से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो याद रखना SI है वो हमेशा CI से कम रहेगा। पहली कंडीशन ये आ गई, दूसरा यहाँ पर आ जाता है और ये कंडीशन यहाँ पर हो नहीं सकती, तो ये सेकंड वाला आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल लोक देवता नारायण जी से संबंधित है। तो लोक देवनारायण जी से संबंधित बात करें तो कौन कौन से 2 संबंध आ जाते हैं, तो याद रखना एक तो निवाई आ जाता है और दूसरा बात करें तो माला सेरी आ जाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी भाटा कहाँ स्थित है, तो हाथी भाटा टोंक में है। बहुत बार पूछा गया सवाल आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि देखो निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म बताना है। मेड़तनी की जो बावड़ी है ये कहाँ पर है, मेड़ता में नहीं है साथियों, ये आ जाती है झुंझुनों में। कहाँ पर आ जाती है, झुंझुनों में आ जाती है। शेखावाटी की सबसे सुंदर आ जाती है, शेखावाटी की सबसे सुंदर बावड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ पर है, दौसा में जाती है। राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी है, राजस्थान की सबसे सुंदर आती है, सबसे सुंदर है। ठीक है, आभानेरी दौसा में याद रखना। दूसरा बात करते हैं झालीबाव बावड़ी। तो झालीबाव बावड़ी है ये कहाँ पर है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कहाँ पर आ जाती है, कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। या फिर अपन बोल सकते हैं कि राजसमंद में बोल सकते हो। दूसरा बात करते हैं धाबाई कुंड। धाबाई कुंड कहाँ है, टोंक में नहीं है साथियों, बूंदी में है। कहाँ पर है, बूंदी में है। और जो धाबाई कुंड है इसको जय कुंड के नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं, जय कुंड के नाम से भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर से क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। सुमेलित युग्म के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। ब्लू पोएट्री है, ये याद रखना कृपाल सिंह शेखावत हैं। और ब्लू पोएट्री को राजस्थान के अंदर से किसके द्वारा लाया जाता है, राम सिंह फर्स्ट के द्वारा लाया जाता है। और ब्लू पोएट्री का जो संबंध है वो जयपुर से है। कहाँ से है, जयपुर से जाता है। कौन सा लाया था, राम सिंह फर्स्ट लाया था। ठीक है, जयपुर के अंदर से। आगे बात करते हैं मीनाकारी। मीनाकारी का जो आता है वो कौन आता है, कृपाल सिंह शेखावत आता है और ये जयपुर से आ जाती है। सॉरी थोड़ा सा अपन देखो, मीनाकारी, मीनाकारी का जो संबंध है वो जयपुर से है। ये तो मैंने सही बताया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जो कलाकार माने जाते हैं वो कौन है, कुदरत सिंह। कौन आते हैं, कुदरत सिंह है। ठीक है, मांगीलाल मिस्त्री नहीं है। मांगीलाल मिस्त्री हैं ये कावड़ निर्माता हैं। क्या आते हैं, कावड़ निर्माता। नेक्स्ट बात करते हैं थेवा कला प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ की है। ठीक है, और इसके अंदर से बात करें तो आ जाता है, देखो एक और बात कर लेते हैं फिर इसके साथ में, बातिक कला। ये बातिक कला कहाँ की है, खंडेला की है। कहाँ की है, खंडेला की। और खंडेला कहाँ पड़ता है, सिक्कर में पड़ता है साथियों। ठीक है, तो इसके अंदर से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका जो सही आंसर आएगा ना साथियों, वो अपन बात करें तो ये आ जाता है मीनाकारी वाला। मीनाकारी का जो संबंध है वो जयपुर से है, कुदरत सिंह याद रखना। और मांगीलाल मिस्त्री है, इनका संबंध कावड़ निर्माता से है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, लाल रंग से रंगी हुई मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति जिस पर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है, क्या कहलाती हैं। तो उसको कावड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं, कावड़ कहते हैं। चोपड़े क्या होते हैं, चोपड़े काठ का से बने हुआ आकृति होती है। और दूसरा बात करते हैं तो बेवण। बेवाण क्या है, बेवाण के बारे में बात करें तो लकड़ी से बना हुआ सिंहासन होता है, याद रखना, लकड़ी से बना सिंहासन। ठीक है,
कौन सा होता है? लकड़ी से बना सिंहासन होता है ये बेवण। दूसरा बात करें तो बाजोट। बाजोट क्या होती है? चौकी होती है काठ की और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, सुमेलित करना है आपको इसके अंदर से। मल्लीर प्रिंट है, ये बाड़मेर का है, ठीक बात है, कुछ नहीं है। नमदा, नमदा टोंक की दरिया फेमस हैं, याद रखना। मार्बल की जो मूर्तियां हैं, मार्बल की मूर्तियां हैं वो जयपुर की फेमस हैं, और खेसला हैं वो लेटा के फेमस हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा साथियों? इसमें सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से सोमपुरा शैली का संबंध है। तो सोमपुरा शैली का जो संबंध आता है वो मूर्ति स्थापत्य कला से आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की वह लोक कला जिसे कपड़े पर चित्र बनाते हुए होते हैं, जिसके माध्यम से किसी लोक देवता या फिर लोक देवी के जीवन की संबंधित घटनाओं या फिर घटनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? फड़ कहा जाता है। पान्ने क्या होते हैं? जो छोटे मंदिर होते हैं उसको लघु मंदिर को पान्ने कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं पवाड़े। पवाड़े के बारे में बात करें तो लोक गाथा होती है। क्या होती है? लोक गाथा होती है। सारिया के बारे में बात करें तो बहादुर लोग होते हैं ना, या फिर बात करें तो देखो यहाँ पर लिख सकते हो बहादुरों की गाथाएं, या फिर बहादुरों की फड़ चित्रण उसको बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आदिवासी लोग द्वारा आँखों को पेनी दर्शाने हेतु गुदवाया जाता है। तो किस प्रकार से आता है? उसको क्या कहते हैं साथियों? उसको कहा जाता है सारिया कहा जाता है। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, देखो ये वाला है ना, ये सेम ही आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं, संत धन्ना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है, ठीक बात आ जाता है। इनका जन्म अलवर जिले में हुआ है, ये यहाँ पर गलत आती है, अलवर में नहीं हुआ साथियों, टोंक में हुआ है। टोंक कहाँ पर? टोंक, दूनी तहसील धुआं कला गाँव के अंदर से। दूसरा बात करते हैं, यह गुरु रामानंद के शिष्य थे, ये बात भी ठीक है। सगुण उपासक थे, ये बात भी ठीक आ जाती है। तो इसके अंदर से जो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा सही आता है उसके बारे में पूछा गया कि सत्य कथन के बारे में बताना है। यहाँ पर जो सगुण है ये नहीं आएंगे, इसमें से 1 और 3 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ी शेखावटी हवेलियों में मवेशियों को रखने जाने वाली जगह को क्या कहते हैं? तो उनको नोरा कहा जाता है, हमारी तरफ नोरा कहते हैं। नोरा में भैंस बांध कर आ जाओ, ठीक है। झुंझुनू की तरफ ज़्यादा कहते हैं। बैठक होती है ना, तो जहाँ पर मेहमान आते हैं उनको बैठाने के लिए एक गेस्ट रूम होता है ना, उसको क्या कहते हैं? बैठक कहते हैं। ये जिस भी भाई ने लगाया है तो ये पोड़ गलत है, ठीक है, पोड़ नहीं है, नोरा होता है उस तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूटों में सही उत्तर का चयन करना अपने को। गंगा दशहरा मेला भरतपुर का है, कामा का, कोई दिक्कत नहीं है। फूलडोल मेला है, ये भीलवाड़ा का है, ठीक है। कल्पवृक्ष जो मेला है वो कहाँ का जाता है? कल्पवृक्ष ऐसा है, ये मांगलियावास का जाता है। गोगा जी का मेला नोहर हनुमानगढ़ का जाता है। तो इसके अंदर से कौन सा सही रहेगा? इसमें रहेगा तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धरा मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 12 में लगता है। और 12 में ज़्यादा पूछे तो नाम याद रखना, नाहरगढ़ गांव है। कहाँ पर? नाहरगढ़ गांव के अंदर से इस मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, झूलेलाल जी का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, चेटी चंडे के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में सही सुमेलित कथनों में से उपयुक्त कथन का अपने को बात करनी है। आखा तीज है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सातुड़ी तीज है वो भाद्र कर्षण को मनाई जाती है, भाद्र कर्षण तृतीया को बनाई जाती है, तो ये बात यहाँ पर गलत आती है। छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा इसमें सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, लाल्या काल्या का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो लाल्या काल्या का जो मेला है ना साथियों, वो होता है कहाँ पर साथियों? अजमेर में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगम चैत्र माह के त्योहारों से संबंधित नहीं है? दुलंडी है, गुड़ला है, ठीक बात आ जाती है। रामनवमी हनुमान जयंती, ये बात भी ठीक आ जाती है। महाशिवरात्रि तिल चौथ, ये बात यहाँ पर गलत आती है। तो इसका जो सही आंसर है ना, ये कहाँ पर बनाई जाती है? ये माघ कर्षण पक्ष कौन सी को? चतुर्थी को बनाई जाती है, ठीक है, ये याद रखना। सिंजारा गणगौर आ जाता है। इसमें जो है वो कौन सा सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया, तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा? ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रद्धा पक्ष बनाया जाता है। तो जो श्रद्धा पक्ष है वो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम
मुस्तफाबाद किया था। ठीक बात आती है। 1444 के ऊपर यह आक्रमण करता है, इसके ऊपर इसको जीत लेता है, जीतने के बाद में इसका नाम चेंज कर देता है और नाम लिया जाता है। संत हमूमुद्दीन की दरगाह इस दुर्ग में, ये बात भी ठीक आती है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आपके दोनों सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, शेखावाटी का हवा महल कहाँ स्थित है। तो जो शेखावाटी का हवा महल है वो झुंझुनू के अंदर से है और उसका नाम क्या है, खेतड़ी है। क्या जाता है, खेतड़ी, या फिर पूरा नाम बात करें तो खेतड़ी महल। खेतड़ी महल कहाँ पर है, झुंझुनू में, ये याद रखना बस। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को पहचानें। पहला कथन आ जाता है, यह इस ग्रंथ के रचयिता कविराज श्यामल दास हैं। तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो कौन आ जाते हैं, उनके बारे में बात करें तो नाम याद रखना, चंद्र बरदाई। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो जो कविराज श्यामल दास के द्वारा जो प्रमुख जो रचना है वो वीर विनोद है। कौन सी आ जाती है, वीर विनोद आ जाती है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, इस ग्रंथ की भाषा है पिंगला जाती है। ठीक बात है। दूसरा बात करें, इस ग्रंथ में से पृथ्वीराज चौहान तृतीय और तराइन के युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। ये बात भी यहाँ पर सही आती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा और तीसरा आपके ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो पहला कथन दे रखा, देखो रचना हमीर रासो की रचना है, रचनाकार हैं ये सारंगधर। खुमाण रासो हैं, दलपत विजय जाते हैं। डोला मारूरा दूहा, दोहला मारूरा दूहा हैं, कवि कल्लोल आ जाते हैं। कौन आते हैं, कवि कल्लोल, इसके रचनाकार आ जाते हैं। तो इसके अंदर से ये ऑप्शन है वो आपका साथ नहीं देगा। हरिरस के बारे में बात करें तो ये बात कोई दिक्कत नहीं है, सही आ जाती है। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया तो आपने यहाँ पर टिक लगा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस रचना में गिरि सुमेल तथा धर्मत के युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सूरज प्रकाश। तो इन चारों के ऑप्शनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला आ जाता है रणमल छंद। रणमल छंद है, इसके जो रचनाकार आते हैं श्रीधर व्यास आते हैं। ठीक है। डोला मारूरा दुआ है, ये एक प्रेम कहानी है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो आ जाते हैं कवि कल्लोल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संगत रासो। संगत रासो का जो रचनाकार आ जाता है वो कवि गिरधर आता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस रचना की तुलना अबुल फजल कृत आईने अकबरी में की जाती है। तो किस में की जाती है, तो याद रखना मारवाड़ा परगनारी विगत में की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो डांग नृत्य है वो होली पर किया जाता है। ठीक बात है। डफ है वो भी बसंत पंचमी पर किया जाता है। झूमर है वो भी मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। पेजन, पेजन कहाँ पर किया जाता है, अरे पेजन दिवाली पर किया जाता है। कब किया जाता है, दीपावली पर। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के लोकगीत व संबंधित क्षेत्रों के संबंध में असुमेलित बताना है। तो पहला कथन दे रखा है, देखो पहला लोकगीत दे रखा है क्षेत्र पीपली शेखावाटी की तरफ गाया जाता है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जोरबा है जैसलमेर की तरफ, इचकी है वो मेवात की तरफ, और केवड़ा, केवड़ा कहाँ पर गाया जाता है, ये आड़ोती में नहीं गाया जाता, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसके अंदर से गाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर से बात करें तो मुख्य रूप से कौन कौन से, BBJJ के अंदर से बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों के अंदर से केवड़ा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की विभिन्न लोक गायन शैलियों के संबंध में असत्य कथन है। तो पहला कथन बात करते हैं, सदीक खां, साकर खां, गफूर खां आदि का संबंध मांगिया और शैली से है। ठीक बात आ जाती है। दूसरा, लंगा गायन शैली का प्रमुख वाद्य यंत्र है कामायचा और सारंगी, ये बात भी यहाँ पर ठीक आ जाती है। दूसरा आ जाता है मांड शैली राजस्थान की श्रृंगात और रसरात्मक शैली गायन शैली मानी जाती है, ये बात भी ठीक आ जाती है। दूसरा बात करें तो केसरिया बालम गीत है वो लंगा गायन शैली का एक प्रसिद्ध गीत है। तो लंगा गायन शैली को मेरे को यहाँ पर गलत लग रहा है, तो ये किससे है, मांड से है, याद रखना मांड गायन शैली से। ठीक है। और एक केसरिया बालम जो गीत है वो किसके द्वारा गाया गया था, अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा, ये भी याद रखना अल्लाह जिल्ला बाई। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध मेवाड़ चित्रशैली से नहीं है। तो याद रखना डॉक्टर फयाज अली है। और फयाज अली का कहाँ से है, किशनगढ़ वाली जो शैली है ना, जिसकी आंखें लंबी चौड़ी थी, उसके लिए याद रखना किशनगढ़ शैली से है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो गरासिया जनजाति से कौन सा नहीं है साथियों, जो द्विचक्री नृत्य है ना वो नहीं है। तो द्विचक्री नृत्य है वो भील समाज की
महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है, याद रखना, भील समाज की है। भील समाज की महिला व पुरुष, महिला और पुरुष कौन कब करते हैं? विवाह के अवसर पर करते हैं, विवाह के अवसर पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन से लोक नृत्यों के दौरान वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? तो जो वालर नृत्य होता है उस समय नहीं किया जाता, और कूद नृत्य होता है उस समय नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा रहेगा। दूसरा बात करें तो घुमरा नृत्य, तो घुमरा नृत्य के समय ढोल करते हैं, ढोल के साथ में नगाड़ा करते हैं, और नगाड़ा के साथ में बांसुरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चक्री के बारे में बात करें तो गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती हैं, यह गुर्जर महिलाएं करती हैं, याद रखना। और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं? एक तो ढोल का करती हैं, दूसरा बात करें तो थाली का करती हैं, और एक आ जाता है बांकिया, इनका प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के 15 दिन पहले लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहता है? गढ़ल्यो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस चित्र शैली में चमकीले पीले रंगों और लाल रंगों की प्रधानता देखी जाती है? थोड़ा सा इसके ऊपर वाले के बारे में बता दूं क्या थोड़ा सा? जैसे ये है हरणी नृत्य। हरणी नृत्य करते हैं, कब करते हैं? देखो, तब गीतों का गाते हैं, जो हरणी गायन है इसको तब गाते हैं जब जो महिलाएं होती हैं वो दुल्हन के बारात को देखने जाती हैं ना, उस समय गाते हैं। दूसरा बात करते हैं जकड़िया। जकड़िया नृत्य है, ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है, मुख्य रूप से जब वो हल्दी चढ़ाते हैं ना उस समय गाया जाता है। और जो पीपली गीत है ये तीज पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? तीज के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अपन, निम्न में से किस चित्र शैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंगों की प्रधानता देखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर आता है ना वो मारवाड़ में देखा जाता है। देवगढ़ शैली में हरे पीले रंग का, कौन सा? हरे पीले रंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उदयपुर में, तो लाल पीला और केसरिया, कौन कौन सा? लाल पीला और केसरिया। और केसरिया के साथ में एक कलर और आ जाता है, हरा भी प्रयोग करते हैं, कौन सा? हरे कलर का। अलवर शैली की तरफ अपन बात करें तो इसके अंदर से सुनहरे और जो भड़कीले जो कलर है ना उनका प्रयोग करते हैं, सुनहरे व भड़कीले। और साथ में ही अपन ये बहुत बार पूछा जाता है प्राकृतिक रंग है ना उनका प्रयोग, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसके अंदर से किया जाता है। तो इसके अंदर से ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा अपना? ये तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मारी पीठी रो रंग सुरंग आ निपजे मालवे। उपयुक्त पीठी के गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? अरे पीठी कब लगाई जाती है? पीठी जब विवाह होता है ना तभी लगाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि रज्जब वाणी पुस्तक का संबंध किस पंथ संप्रदाय से? तो दादू से शायद। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? ज्वाला माता है ना वो जोबनेर में है, ठीक है, जिसके अंदर से बात करें, जहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय भी बना हुआ, ज्योग्राफी के बारे में अपन देखेंगे किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं वो। सिरे मंदिर है, सिरे मंदिर कहाँ पर है? जालोर में है। सोमेश्वर मंदिर के बारे में बात करें तो सोमेश्वर मंदिर कहाँ है साथियों? ये है बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। और बाड़मेर में भी कहाँ पर? किराड़ू में। इतना थोड़ा सा याद रखना। चूलगिरी का जो जैन मंदिर है वो जयपुर में आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा आपके सही रहेंगे, तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था, बर नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पथ के अनुयायी थे? तो कौन कौन से थे? एक तो लालदास जी थे, दूसरे जम्बो जी थे, और एक तीसरा जाता है सुंदरदास जी। तीनों थे, अगरदास जी इसके अंदर से नहीं थे। तो इसके अंदर से पहला, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वैष्णव की सर्वप्रधान गद्दी या फिर गलता के संस्थापक कौन माने जाते हैं? करसनदास प्रहरी माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सुमेलित कीजिए। तो जहार पीर है किनको कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है, ठीक है। शिव का जो अवतार माना जाता है वो तेजा जी को माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार बाबू जी को माना जाता है, और रामसा पीर है वो किनको कहते हैं? रामदेव जी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में ओरण क्या है? रविंद्र सिंह भाटी के द्वारा जो चलाया गया था ना ओरण बचाओ प्रोग्राम, वो यही आता है। इसके अंदर सीखा जाता है पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन से संबंधित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता के जीवनी के गीत गाते हैं? तो किसके गाते हैं? याद रखना, तेजा जी के गाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है।
चंद्रमहल है कहाँ पर है, जयपुर में है। नथमहल की हवेली जैसलमेर में है। जूनागढ़ किला बीकानेर में है। सोनी जी की नसियाँ अजमेर में है। सारे के सारे पहले दूसरे तीसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, चौथे वाला, ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर बता रखा कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी है, ये 15 जुलाई 2021 को, ठीक है। लव कुश वाटिका योजना, ये भी 1 जुलाई 2022 को होती है। राजकीय फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है, ये 18 अप्रैल 2022 को है, ठीक है। पेइंग गेस्ट योजना ये आ जाती है 27 सितंबर 2019 को। ये बात यहाँ पर गलत आती है, तो ये कब चलती है, ये 5 दिसंबर को चलती है, 5 दिसंबर 2022 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। जो असंगत युग्म के बारे में इसने पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अथुर्णा पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है, तो वागड़ सर्किट में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, असत्य कथन के बारे में आपसे पूछा गया है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 9 पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं, ठीक बात आ जाती है। ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में बनना प्रस्तावित है, ये बात भी ठीक आ जाती है। स्वर्णिम त्रिभुज में जयपुर, आगरा और दिल्ली शामिल, ये बात भी ठीक आ जाती है। राजस्थान पर्यटन स्लोगन में प्रतीकात्मक पशु चिंकारा दर्शाया गया है, यहाँ पर ये बात गलत आती है। चिंकारा कोई भी पशु उसके अंदर से दर्शाया नहीं गया है। एक थोड़ा सा स्लोगन याद रख लेना। स्लोगन क्या है, यह आ जाता है पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, इसका स्लोगन आ जाता है पर्यटन का। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। पहला कथन आ जाता है कि राजस्थान सूचना आयोग विनियमन 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था, ठीक बात आती है। दूसरा, राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी और प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शासित अध्यारोपित कर सकता है, तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। क्या गलत आता है इसमें, 50,000 रुपये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कितने आते हैं, 25,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और साथ में क्या पूछा गया कि सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। पहला दे रखा है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के समावेश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ये बात यहाँ पर क्या जाती है साथियों, गलत आ जाती है। वैसे देखा जाए ना साथियों, तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है ना, इसको कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, वैसे इसको गलत किया गया है यहाँ पर, देखो आगे बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का एक सदस्य निकाय है, ये बात भी ठीक आती है। राज्य निर्वाचन आयोग एक का सचिव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है, ये बात भी ठीक आती है। तो इसमें बात करें तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ना साथियों, वो रहेगा बी और सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि निम्न में से राजस्थान के वे क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल थे, तो प्रताप सिंह और जोरावर सिंह थे। नेक्स्ट बात करते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद को केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो वो धारा 23 है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, देखो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन 1994 में हुआ था, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम नगरीय निकायों का चुनाव करवाए थे, ये बात भी ठीक आती है। और कब करवाए थे, 1960 को करवाए थे। ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। पहला बात करते हैं, मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, ठीक बात है। किसी को जेल का निरीक्षण करना भी ठीक आ जाती है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, ये बात यहाँ पर आपको कह जाती है, देखो सही आती है। यहाँ पर आगे बात करें तो मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, सजा देने का काम नहीं होता, इनका काम होता है जांच करने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो अध्याय 5वें से किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला कथन आ जाता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया, ठीक बात आ जाती है। आयोग 23 मार्च 2023 से क्रियाशील हुआ, जिसमें से 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, ये बात भी ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या घटकर 3 कर दिया गया है, ये बात भी ठीक आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आयोग में अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल कांता भटनागर का रहा है, ये बात यहाँ पर मेरे को नहीं जमी। कांता भटनागर का तो सबसे कम था, क्या था साथियों, सबसे कम था।
सबसे ज़्यादा किसका था फिर? सबसे ज़्यादा था एस के जैन का, एस के जैन का था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यही पूछा गया है तो इसमें अंदर आप कौन सा लगा देना? चौथा लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग और सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा सीमित समिति में शामिल नहीं होते हैं। तो इस समिति के अंदर से कौन नहीं होते? राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना कितना होता है साथियों, इसका जो सही आंसर निकलेगा 5 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो उसको फॉलो किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन आ जाते हैं? तो याद रखना मधुकर गुप्ता। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन के बारे में बात करें तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका जाता है? SR भसीन का रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम 1995 को पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाए थे। ये बात भी ठीक आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग अपने कर्मचारियों की भर्ती स्वयं करता है। ये बात यहाँ पर गलत आती है। ठीक है, गलत के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है साथियों? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दे रखा है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। ये बात गलत आ जाती है। सूचना आयुक्त है ना, उनकी नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के लिए की जा सकती है, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पुनर्मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नहीं की जाएगी। दूसरा बात करें तो राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पुनर्नियुक्ति का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 16 में किया गया है। बात भी ठीक आती है। तो इसमें पूछा गया तो केवल जो पहला है वो असत्य आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो नाम याद रखना, राजेंद्र बरबड़ थे। नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध मुक्ति और महेंद्र कुमार किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियाँ हैं? तो किसकी आ जाती हैं साथियों? ये आ जाती हैं अर्जुनलाल सेठी की। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से असुमेलित है। पहला आ जाता है कि जयपुर फुट के जनक आ जाते हैं प्रमोद कर्ण सेठी। ठीक आ जाते हैं। बानसूर के जो शहीद हैं वो मेजर पीरू सिंह है। मेजर पीरू सिंह का जो संबंध है ना साथियों, ये अपने झुंझुनू से है। पीरू सिंह सर्किल नाम सुना होगा झुंझुनू वालों ने। ठीक है, तो ये इसका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नांकित संस्था एवं उसके संस्थापकों को सही सुमेलित नहीं है। पहला बात करते हैं, नारियल आश्रम है रामनारायण चौधरी का। ठीक बात है। भील सेवा मंडल का है वो। नेक्स्ट आ जाता है साथियों, देखो भील सेवा मंडल की तो अमृतलाल विठलदास ठक्कर। ठीक बात आ जाती है। हरिजन सेवा समिति डूंगरपुर, यहाँ पर हरिभाव उपाध्याय दे रखा है, तो यहाँ पर बात गलत आ जाती है। तो किन के द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांड्या। याद रखना किन के द्वारा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका? ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से असुमेलित है। तो असुमेलित के बारे में बात करें तो राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर दास राठी। ठीक बात है। राजस्थान का यूलेसिस दुर्गादास राठौड़। राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बाठिया। ठीक है। राजस्थान की मांड मल्लिका है, ये कौन है? अहिल्या जिल्लाबाई है। गौरी बाई कौन है? गौरी बाई थे राजस्थान की मीरा। राजस्थान की मीरा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है अल्लाह जिलाई बाई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका? ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं। किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? पहला बात करते हैं, देखो यहाँ पर दे रखा है कि गुड़ गोबर करना, गंदगी फैलाना। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है, काम बिगाड़ देना। दूसरा बात करते हैं, किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? गांठ बांधने वाले का नहीं है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? अंधेरे का उजाला इसने लिख रखा है, लेकिन कौन सा होगा? यहाँ पर आ जाता है अक्कल पर पत्थर फोड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ये इसका सही अर्थ होता है, मूर्ख होना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 30 दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प में सही शब्द शुद्ध हैं? तो इसके अंदर से बात करें, इसका जो सही आंसर आ जाता है महात्म्य, जीवा और प्रज्वलित आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध अशुद्ध हैं? इसके बारे में इसने पूछा गया। तो
दूसरा आ जाता है सदोपदेश आ जाता है, अनाधिकृत प्रतीक आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध इसके द्वारा पूछे गए हैं, तो आशीर्वाद और उत्साह है। नेक्स्ट बात करते हैं अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनना है, तो अशुद्ध विकल्प आ जाता है वो तीरे पान आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य आ जाता है रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो अशुद्ध वाक्य का जाता है सत्य बोलना उसकी आदत था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा आएगा, यह 10 रुपये का नोट है। शुद्ध वाक्य को छांटिए। शुद्ध वाक्य आ जाता है यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, द्वंद्व समास का जो उदाहरण कौन सा नहीं है, मोटा ताजा नहीं है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण कौन सा नहीं है साथियों, तो याद रखना कार्तिल लता। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा सामासिक पद नहीं सही नहीं है, तो उसके बारे में बात करें तो इसके अंदर कौन सा आएगा, क्रोधाग्नि, अग्नि में क्रोध आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कौन सा विकल्प तत्पुरुष समास का नहीं है, तो तत्पुरुष समास का कौन सा नहीं है, लोहागढ़। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, याद रखना इसका सही आ जाता है यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि हवि। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यह आ जाता है प्राणों पर संकट लाने वाला घातक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न न होता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो क्या होगा, उसके लिए ऊसर कहते हैं उसको। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा विकल्प असुमेलित है, तो कौन सा जाता है, तो याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को उदीची कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ये आ गया आपका इंग्लिश का, तो एंटोनिम पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले बात करें तो पहला नाम आ जाता है डेफिशिएट। डेफिशिएट के बारे में तो इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाता है कौन सा आएगा साथियों, वह जाता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, इसको बोल सकते हैं अतिरिक्त। अतिरिक्त एंटोनिम पूछा गया है तो याद रखना। ऊपर वाले को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा। दूसरा बात करें तो दूसरा वाला एक्टिव का आपको बताइए कि सक्रिय होता है। नीचे वाला का शोर के बारे में बात करें तो आश्वासन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि कॉन्स्पिक्यूअस के बारे में पूछा गया, तो इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है विशिष्ट। क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो इसका जो एंटोनिम बात करें तो क्या जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, बोले तो तुच्छ। क्या होता है, तुच्छ हो जाता है। इनडिफरेंट के बारे में बात करें तो उदासीन अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको उदासीन बोल सकते हैं। हार्मलेस के बारे में बात करें तो हानि रहित, इसको बोल सकते हो हानि रहित आ जाता है। दूसरा बात करें तो हो जाता है, इसको बोलते हैं स्पष्ट। क्या बोला जाता है, स्पष्ट बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है साथियों वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट होता है। नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है कि प्रकाशित करना होता है। क्या होता है, प्रकाशित करना। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है, और इसका जो आएगा वो आएगा डेफिनेट। ये मतलब हो सकते हो निश्चित, निश्चित। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है साथियों कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का मतलब क्या होता है, संगठित बोल सकते हैं अपन इसको। क्या बोल सकते हैं, संगठित कह सकते हैं, संगठित। तो इसका जो सही एंटोनिम रहेगा ना वो कौन सा जाता है, वो जाता है वीकेंड, कमजोर। ठीक है, इधर बात करें आइसोलेट का मतलब होता है पृथक्करण करना, अलग करना, अलग करना। दूसरा था डिवाइड का मतलब होता है कमजोर, इसको भी बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा अपन देखो, इसका मतलब होता है विभाजित करना, सॉरी क्या होता है, विभाजित करना होता है। और दूसरे वाले के बारे में बात करें आइडेंटिटी होता है, इसका मतलब होता है पहचान। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही रहा, ये सेकंड वाला रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है साथियों टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है कायर। क्या होता है, कायर होता है। और दूसरा आ जाता है डैशिंग। डैशिंग का मतलब क्या होता है, जोशीला, जोशीला। जैसे वैकेंसी निकलती है ना तो बाद इसके अंदर से क्या होता है कि अभी मैं फाड़ दूंगा वगैरह वगैरह, सारा अंदर आपके अंदर से जोश आ जाता है। ठीक है, वैसा ही होता है। दूसरा बात करते हैं आउट गोइंग। आउट गोइंग का मतलब बाहर जाने वाला, बाहर जाने वाला आता है। बोल्ड के बारे में बात करें तो बोल्ड का मतलब होता है साहसी। यही अपना उत्तर आ जाता है कायर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिवलरस। सिवलरस का मतलब होता है शौर्यवान। क्या होता है, शौर्यवान होता है साथियों, शौर्यवान।
ठीक है। अब आता है अपना पैसेज। पैसेज पढ़ लेना साथियों, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा पैसेज के अंदर से वो तीसरे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट वाले का कौन सा आता है, डू हिज जॉब प्रॉपरली आ जाता है। और तीसरा बात करें तो नेक्स्ट वाला कौन सा लिखोगे अपन, नेक्स्ट वाले का आंसर आ जाता है फोर्थ वाला, ये वाला आ जाता है। और इधर बात करते हैं तो इसके अंदर से बात करें तो पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना अपने पास में समय है नहीं, तो फुलफिल फिलामेंट पर्पज है उसके लिए आ जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है साथियों कौन सा आएगा, ये 150 के अंदर से बात करें तो जाता है टू परफॉर्म आ जाता है। इसी के साथ में साथियों आपका माइनर 2 का जो कंप्लीट एनालिसिस है वो अपने यहाँ पर देख लिया। जितने भी माइनर होंगे उन सभी का अपन एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वगैरह वगैरह। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।